हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं तमिलनाडु के उस दृश्य का उल्लेख करने जा रहा हूँ जिसमें तमिलनाडु में आप सब लोगों को पता ही है, डीएमके के एम करुणानिधि के पुत्र एम के स्टालिन साहब इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने पुत्र उदयनिधि को बना रखा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उदयनिधि जो है एम करुणानिधि के पौत्र हैं और एम के स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन कह सकते हैं, एम के स्टालिन के पुत्र हैं। तो एम के स्टालिन साहब चूँकि ज़्यादा उम्र में वहाँ के सीएम हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने अभी से अपना उत्तराधिकारी बना दिया अपने पुत्र को। और अपने पुत्र को ये बनाने की वजह से वहाँ डीएमके के बहुत सारे नेता अभी से ये मान करके चल रहे हैं, नाराज हो या ना हो, लेकिन वो मान करके चल रहे हैं भाई हमारे मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है यहाँ तमिलनाडु में। क्योंकि तमिलनाडु में द्रविडियन मूवमेंट बहुत जो जोरों पर रहा है, तो द्रविडियन मूवमेंट चूँकि वहाँ ओबीसी अधिक हैं। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 69% रिजर्वेशन भी है सरकारी नौकरियों में। वहाँ ओबीसी को 18% और शेड्यूल कास्ट को 1% एक्स्ट्रा मिला हुआ है 50% के ऊपर। अब तो 10% मोदी जी ने सवर्ण गरीबों को ही दे दिया है, या उन लोगों को जो अभी तक कवर नहीं थे किसी भी रिजर्वेशन के तहत आर्थिक आधार पर। तो इस वजह से 69-10-79 यानी 79% रिजर्वेशन, हालांकि तमिलनाडु ने भी इसे लागू नहीं किया है। चूँकि डीएमके के पहले वहाँ एआईडीएमके जयललिता वाली जब थी, तो 2019 में उन्होंने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी में लागू हुआ था 2020 में, 2019 में, 2018 में किया था। 2018 दिसंबर में इसका विधेयक पारित करा दिया। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसकी पूर्व संध्या पर तो एम करुणानिधि के पुत्र साहब जो स्टालिन साहब हैं, उनकी पार्टी ने इसका विरोध भी किया था लोकसभा में और राज्यसभा में। देखना है आगे क्या होता है, जो जैसा होगा वैसा बताया जाएगा। लेकिन आज की जो चर्चा है वो इस बात पर है कि रुपए का जो सिंबल था, पहले हम आर को जिसमें काटते थे और आगे हम यू लिख दिया करते थे, कहा जाता है उसको भी तमिलनाडु के एक व्यक्ति ने डिजाइन किया था, धर्मलिंगम साहब ने। और वर्तमान में जब बजट पेश किया इन्होंने एम के स्टालिन साहब ने 2024-25 26 का, तो उसके तहत उन्होंने रुपए के नए सिंबल को, जो कि तमिल में लिखा हुआ है, आप थंबनेल दे सकते हैं, उसमें उसका प्रयोग किया। दूसरे शब्दों में भारत सरकार के द्वारा अनुमन्य रुपए का जो सिंबल है, जिसमें आर ऊपर से 2 पाई से कटा होता है, उसका प्रयोग ना करके उन्होंने लोकल बजट के लोकल भाषा में बजट के हिसाब से उसका प्रयोग किया रुपए के सिंबल का। इसको लेकर के अच्छा खासा अपरोर, यानी वहाँ की विधानसभा में अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वो द्रविड़ आंदोलन के नाम पर 3 लैंग्वेज फार्मूला को फिर से उठा रहे हैं, जो उनके पिता के गुरु यानी सी एन अन्नादुरई ने 1968 में उठाया था, जब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू हुआ था। 3 लैंग्वेज फार्मूला में एक हिंदी को अनिवार्य बना दिया गया था। हालांकि वर्तमान जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो जिक्र कर रहा हूँ, उसमें हिंदी अनिवार्य नहीं है। 3 लैंग्वेज फार्मूला तो है, लेकिन इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया है 2022 से 2019 से 2024 के बीच, जब वो उनकी सरकार थी नरेंद्र मोदी की, उसी दौरान इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं, और उसे अब लागू भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक्चुअली ये प्योर राजनीति है। वो कह रहे हैं बैकडोर से हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है। उनको लगता है इससे द्रविड़ सेंटीमेंट को उभार करके और वो अपना काम चला लेंगे।
तो मैं सबसे पहले डीएमके के थोड़ा सा इतिहास पर नज़र डालेंगे संक्षिप्त। उसके बाद से हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन पॉलिसी जिसमें हिंदी को शामिल करके 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात कही गई है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें 1916 में सबसे पहले मुदलियार, चेट्टी आदि ने मिल कर के, त्यागराज वगैरह ने मिल कर के इसका गठन किया था जस्टिस पार्टी का। जस्टिस पार्टी को जब ई रामास्वामी नायकर पेरियार ने, इसमें पेरियार का मतलब होता है नोबल ओल्ड मैन, यानी जब इसमें शामिल हुए 30 के दशक में, संभवतः 36 में, तो उन्होंने इसको जस्टिस पार्टी को द्रविड़ कजगम, यानी ये एंटी ब्राह्मणिकल पार्टी है, ब्राह्मणों के दबदबे का विरोध करती है, तो द्रविड़ कजगम डीके कर दिया था। द्रविड़ कजगम का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ द्रविडियंस, दूसरे शब्दों में डीके कर दिया था। लेकिन बाद में चल करके 1949 में 17 सितंबर 1949 को CN अन्नादुरई अपने गुरु ई रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार से अलग हो गए थे, क्योंकि जिन ब्राह्मणों का वो विरोध करते थे उनमें एक प्रमुख तत्व ये था कि उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से ही शादी कर लिया था। ऐसे में शादी करने के बाद डिफरेंसेस पहले और चीज़ों को लेकर के थे CN अन्नादुरई के अपने गुरु से, लेकिन तब और बढ़ गए जब उन्होंने ब्राह्मण महिला से शादी कर लिया। इस प्रकार से CN अन्नादुरई ने अलग अपनी पार्टी बना ली और उसका नाम DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम रखा। ये 17 सितंबर 1949 को ये घटना घटी। 1967 से 1969 तक जब वो CM थे तमिलनाडु के, उसी समय 3 लैंग्वेज फार्मूला 1968 के एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू हुआ था। उसमें उस समय इन्होंने कहा था कि भाई अगर मेजॉरिटी को ही कोई महत्व देना है तो कौओं को महत्व दो, मोर को क्यों देते हो जो कौओं की संख्या मोर से अधिक है। दूसरे शब्दों में ये द्रविड़ आंदोलन के बहुत बड़े हिमायती थे और इन्होंने द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1967 के बाद आज तक कांग्रेस वहाँ सत्ता में नहीं आ पाई। उसके पहले वहाँ सत्ता में रहती थी और बहुत प्रभावी रहती थी। जो सी राजगोपालाचारी से शुरू हुआ था वो मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, के कामराज, हाँ के कामराज तक आकर के ख़त्म हुआ और के कामराज की कृपा से ही 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी कहा जाता है प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन 1969 आते आते राम सुभग सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा अलग हो गया था। तो ये तो DMK का इतिहास है। CN अन्नादुरई के ही शिष्य थे M करुणानिधि, जो वहाँ कई बार CM भी रहे तमिलनाडु में। वो और उनसे अलग हो करके उन्हीं समय में DMK से अलग हो करके MG रामचंद्रन साहब ने AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम का गठन किया था। तो यही दोनों द्रविड़ पार्टी वहाँ सत्ता में आती रही। MG रामचंद्रन के बाद जयललिता साहब ने 1989 से जब अपना पदभार संभाला तो जयललिता साहब जो है AIADMK का नेतृत्व करती रहीं। वो तो उनकी प्रिय शशिकला जी जो कि विधायक दल की नेता चुनी गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजा तो उनको रिजाइन करना पड़ गया। और उसके पहले जयललिता जी का स्वर्गवास हो चुका था संभवतः 2016 में हार्ट अटैक से। इस प्रकार से AIADMK फिर भी आगे तक कंटिन्यू की, एकमात्र पहली पार्टी बनी वो दक्षिण भारत की तमिलनाडु की जो दूसरी बार लगातार सत्ता में आई थी। MG रामचंद्रन ने AIADMK का गठन किया था, वो एक सिने स्टार भी थे। तो इस प्रकार से CN अन्नादुरई की तर्ज पर MK स्टालिन साहब भी काम कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 1968 में, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज को लेकर के, जो तमिलनाडु का खेला रहा उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले 1948-49 में राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया, लैंग्वेज कमीशन का। उसने भी 3 लैंग्वेज फार्मूला का की बात कही। फिर 1968 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई, जो कोठारी आयोग के सिफारिशों पर आधारित थी,
उसने भी थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात की, बल्कि उसमें हिंदी अनिवार्य किया गया था। लेकिन 1986 में फिर आ, ये इनके नेतृत्व में, राजीव गांधी के नेतृत्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अस्तित्व में आई। उसमें भी थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात कही गई, और अभी नरेंद्र मोदी ने थ्री लैंग्वेज फार्मूला को लागू किया है। लेकिन उन्होंने कहा है दो भारतीय भाषाओं, तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी, लेकिन इसमें किन्हीं भी दो भारतीय भाषाओं का चयन किया जा सकेगा थ्री लैंग्वेज फार्मूला के रूप में, यानी हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया है। इसके पहले तो हिंदी अनिवार्य होती रही, भाई एक हिंदी आपको चुनना है। लेकिन चूंकि डीएमके को राजनीति करनी है दक्षिण में, तमिलनाडु में, और वहाँ आप सभी लोगों को पता है इसमें बीजेपी अच्छी खासी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। 7-8 उसके विधायक ऑलरेडी चुने जा चुके हैं। 2027 में वहाँ चुनाव है विधानसभा का, उसके मद्देनज़र अभी से ग्राउंड बना रहे हैं एम.के. स्टालिन साहब, और द्रविड़ आंदोलन को उठा रहे हैं, ताकि वहाँ जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई साहब, जो कि खुद ओबीसी कास्ट से आते हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी कर्नाटक काडर के रहे हैं, उनको कमज़ोर किया जा सके, और द्रविड़ आंदोलन को उठा करके, भाई आम जनता क्या समझती है कि हिंदी को बैक डोर से थोपने की कोशिश की जा रही है, फ्रंट डोर से लाने की कोशिश की जा रही है। आम जनता को, उनको लगता है कि बेवकूफ़ आसानी से बनाया जा सकता है झूठ बोल करके। तो वही एम.के. स्टालिन साहब इस समय करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को अनिवार्य नहीं बताया गया। हाँ, ये जरूर है, दो देशी भाषाओं को किसी को आपको अपनाना है, एक अंग्रेजी को छोड़ करके, तभी तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ये बात कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो नरेंद्र मोदी ने लागू किया है। लेकिन कहीं भी हिंदी को थोपने की बात नहीं कही गई है, बल्कि पहले जब राधा कृष्णन या 1968 में जब कोठारी कमीशन के सिफारिश पर एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस समय हिंदी भाषा को अपनाने की बात कही गई थी। 1986 में भी थ्री लैंग्वेज फार्मूला पर चर्चा किया था राजीव गांधी की सरकार ने, और उस समय भी हिंदी को अपनाया जाए तो अच्छा होगा, ये बात कही गई थी। हालांकि उस समय भी अनिवार्य नहीं किया गया था, और नरेंद्र मोदी ने तो बिल्कुल ही अनिवार्य नहीं किया है। उनका कहना है किन्हीं भी दो देशी भाषाओं को अपनाइए, और भले ही वो क्षेत्रीय भाषा हो, और एक जो है आप अंग्रेजी रखिए, इस तरह से थ्री लैंग्वेज फार्मूला हो जाएगा। लेकिन एम करुणानिधि इसको घुमा करके, यानी फेंट करके परोस रहे हैं लोगों के सामने, कह रहे हैं बैकडोर से हिंदी को लाने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर नहीं, बैकडोर से कह रहे हैं बार बार। और इसीलिए उन्होंने लोकल लैंग्वेज में रुपए के सिंबल का प्रयोग किया बजट पेश करते समय, ऐसा वो लोगों को समझा रहे हैं, यानी द्रविड़ आंदोलन को फिर से स्टोक कर रहे हैं, जो सी अन्नादुरई ने किया था। इनका कहना यह है सी अन्नादुरई ने जो किया था वही हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्ना का नाम भी ले रहे हैं ये। अन्ना के इसी से दिन के पिताजी एम करुणानिधि साहब, और एम करुणानिधि ने जीते जी इनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इनसे बड़े अजगरी साहब, लेकिन अजगरी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, ना तो अपनी बेटी को बनाया, इनको ही एम.के. स्टालिन साहब को ही बनाया, जो तमिलनाडु में सीएम इस समय हैं। इन्होंने अपने पुत्र को जीते जी उप मुख्यमंत्री बना दिया है, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए उप मुख्यमंत्री बना दिया है, जिससे डीएमके के अधिकांश नेता इस बात से सहमत हैं कि आने वाले समय में उदयनिधि जो स्टालिन है, एक उदयनिधि मारन भी हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर, वो भी डीएमके के ही लीडर हैं। दयानिधि मारन के बेटे हैं, पूर्व में संचार मंत्री भी रहे हैं केंद्र में यूपीए सरकार में। मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं उदयनिधि स्टालिन का जिक्र कर रहा हूँ, जो एम.के. स्टालिन के पुत्र हैं। इनको डिप्टी सीएम बना दिया है, यानी अभी से ग्रूम करने लगे हैं। तो मोटे तौर पर मैंने डीएमके का भी संक्षेप में इतिहास बताया, और आपको लैंग्वेज फार्मूला का भी इतिहास बताया, और आपको बताया कि क्यों एम.के. स्टालिन साहब द्रविड़ आंदोलन को उभार रहे हैं, बार बार बजट में रुपए के लोकल रूप का प्रयोग करके। और उनका दावा है कि जो पहले रुपए का सिंबल इस्तेमाल किया जाता रहा है, वह भी जो वर्ष 2000 से संभवतः प्रचलन में, या 2003 से प्रचलन में है, अब मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, वो
वह भी एक साउथ इंडियन तमिलनाडु के ही निवासी का डिजाइन किया हुआ है, वो धर्मलिंगम साहब का नाम लेते हैं। खैर जो भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि दयानिधि मारन साहब द्रविड़ार आंदोलन यानी द्रविड़ आंदोलन को उभार करके फिर से वो अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। देखना है अपने मिशन में वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले ही रामास्वामी नायकर ने किया था, ये मैंने आपको बता दिया था। यही बाद में चल करके द्रविड़ियन आंदोलन बन गया था। द्रविड़ मुनेत्र कचगम सी.एन. अन्नादुरई साहब ने 1949 में बनाया था। डीएमके से, डीके से अलग होकर के एम जोड़ दिया था उन्होंने, और उन्हीं के शिष्य थे एम करुणानिधि, उन्हीं के पुत्र हैं एम के स्टालिन साहब। एम के स्टालिन ने अपने पिता के जीते जी उत्तराधिकार स्वीकार कर लिया था, यानी राजनीतिक विरासत स्वीकार कर लिया था, और वो इस समय तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। देखा।